मैं बताना चाहता हूं कि मैं टॉप बेंचर या टॉप स्टूडेंट्स में कभी नहीं रहा हूं। 10वीं में 80%, 12वीं में 70%, उसके बाद मैंने नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में के SSBT कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और सिर्फ 60% से मैंने इंजीनियरिंग की है। फर्स्ट क्लास में जस्ट बाउंड्री पर आया हूं। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि मैं यहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट्स और असातिज़ा को बताना चाहता हूं कि एक प्रोसेस रहता है। जब आप 10th 12th पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन पे जा रहे हो, उस वक्त आपको आइडिया नहीं रहती कि आपको क्या करना है। आपके सामने मुख्तलिफ रास्ते नहीं खुलते। हो सकता है आप प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे हो लेकिन थ्योरी में लिख नहीं पाते। हो सकता है थ्योरी में बहुत अच्छे हो लेकिन आपको प्रैक्टिकल नहीं जमता। ये जो फेज होता है उस वक्त समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको किस सिमत में जाना है। तो ये मैं मेरी जर्नी इसलिए बता रहा था कि 10वीं से पहले मुझे पता चल गया था कि सिविल सर्विसेज इम्तिहान होता है और इससे IAS बना जाता है। उसके लिए मैं अपने घर वालों को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि मेरे घर की जो परवरिश रही है, मेरे पेरेंट्स जो कि दोनों टीचर रहे, उन्होंने इस तरह से तरबियत की थी। हालांकि वो भी उर्दू मीडियम के टीचर है, लेकिन वो बताते रहते थे कि क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। और उस वजह से मुझे 10वीं से पहले पता चल गया था कि यूपीएससी क्या होता है। लेकिन ग्रेजुएशन तो करना था, इंजीनियरिंग करनी थी, वो किया। उसके बाद मेरा यूपीएससी का सफर शुरू हुआ 2015 से। तो यूपीएससी के सफर के लिए मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया जो मुंबई में वाक़ है, वहां से अपनी तैयारी शुरू की। वहां पर पहुंचकर जब अपने असातिज़ा को, अपने सीनियर्स को बताया कि मैं उर्दू मीडियम से लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग इंग्लिश में हुआ था और पूरे इंडिया में तमाम बच्चे या तो हिंदी में प्रिपेयर करते हैं या इंग्लिश में। लेकिन मैंने अपना यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए उर्दू का इंतखाब किया। जब उनको मैंने इस बारे में बताया तो उन्होंने मना कर दिया कि मत करो। उसकी वजह यह थी कि उर्दू में किसी तरह का गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, किसी तरह की किताबें अवेलेबल नहीं है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो चीजें अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ी रुकावट थी। लेकिन मुझे अपने आप में यकीन था कि मैं 12वीं तक उर्दू से पढ़ चुका हूँ। मेरी हॉबी भी रही है उर्दू लिटरेचर पढ़ना। मेरे घर का माहौल इस तरीके से था। मुझे इस बात का यकीन था अगर मैं चीजें इंग्लिश में पढ़ूं तो उन चीजों को मैं उर्दू में आसानी से लिख सकता हूं, और इसीलिए मैंने ये शुरू किया। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, उर्दू में किसी तरह का गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। खैर, मैंने इसके साथ अपना प्रिपरेशन शुरू किया। तो बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यूपीएससी इम्तिहान के 3 मरहले होते हैं। 1 साल तक इम्तिहान चलता है। ये 10 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का इम्तिहान नहीं होता, 1 साल तक इम्तिहान चलता है। पहला स्टेज होता है उसका, वो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आंसर आपको देने रहते हैं। उसमें पूरे इंडिया से 9 लाख 10 लाख लोग शामिल होते हैं और एग्जाम देने वाले 4 से 5 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर होते हैं प्रीलिम में। यूपीएससी के प्रीलिम जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, 4 लाख 5 लाख में से सिर्फ 10,000 स्टूडेंट इसे पास करके अगले स्टेज के लिए, जिसे मेंस कहा जाता है, उसमें अपीयर होते हैं। मेंस में पेपर्स होते हैं, अलग अलग 9 अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं। वहां पर आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। आप इंग्लिश लिखिए, उर्दू लिखिए, हिंदी में, किसी भी जबान में लिख सकते हैं। मैंने उस मरहले के लिए उर्दू का इंतखाब किया था, उस स्टेज के लिए। और अगर आप मेंस क्वालिफाई करें, ये 10,000 स्टूडेंट्स अगर मेंस इसमें अपीयर होते हैं, इसमें से जो क्वालिफाई कर पाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया जाता है। 10,000 में से 2,000 स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं और हर कोई कम्पीट करना चाहता है, इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो जिस एग्जाम का रिजल्ट 0.01% हो, उसकी डिफिकल्टी लेवल आप समझ सकते हो कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और 3 अलग अलग मरहले होने की वजह से आपको हर मर्तबा प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ता है, मेंस क्वालिफाई करना पड़ता है, इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ता है, तब आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप प्रीलिम्स में नाकाम हो गए तो आपको अगले साल फिर से प्रीलिम्स ही देना है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में आ गए और आपका मेंस नहीं हो पाया तो अगले साल आपको फिर से प्रीलिम्स ही देना है। अगर आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू तक पहुंचे, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल आपको फिर से प्रीलिम्स देना है। ये पूरा प्रोसेस है 1 साल का, इसलिए ये मुश्किल हो जाता है। तो 2015 से जो मेरा सफर शुरू हुआ था, 2016 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई से। उस साल मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद मैं 2017 में जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली गया, वहां पे मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। उस साल मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस में अपीयर हुआ, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में अपीयर हुआ। अनफॉर्चुनेटली उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया इंटरव्यू में पहुंचकर। अगले साल मुझे फिर से प्रीलिम्स में में अपीयर होना था। मैं अगले साल फिर से प्रीलिम्स दिया, फिर से प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस में अपीयर हुआ, लेकिन उस साल मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर अगले साल, उसके 1 साल बाद और प्रीलिम्स में अपीयर हुआ, उस साल में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो ये इसका आप लेवल देख रहे हो कि किस तरीके से रहता है कि आप एक मरतबा कितने भी ऊपर तक पहुंच जाए, आपको पहली स्टेज से ही आना है।
फिर 2020 में हालात आपके सामने थे, लॉकडाउन के हालात थे। बीच में मुख्तलिफ मुश्किलात भी आई मेरे घर के। मेरे वालिद साहब को पैरालिसिस हो गया, मेरी वालिदा को कैंसर हो गया था। इन तमाम हालात से गुजरते हुए मैंने 2020 का प्रीलिम्स दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिफाई हुआ। फिर मेंस दिया, वो क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में अपीयर हुआ और फाइनली 2020 का सिविल सर्विसेज इम्तिहान 558वीं रैंक के साथ कामयाब कर पाया हूँ। जर्नी मेरी इसलिए बता रहा था कि यूपीएससी में पहुंचने के लिए, इतने सालों तक पढ़ाई करने के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत होती है कि अगर आप प्रीलिम्स में नाकाम हो गए, 2 मरतबा प्रीलिम्स नहीं हो पाया, 3 मरतबा प्रीलिम्स नहीं हो पाया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस भी नहीं आ पाया, आपको उसमें टिके रहना है। ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट पास हो रहे हैं, 761 इस साल सिलेक्शन हुआ है, उसमें से 500 साढ़े 500 स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे जो 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा इस इम्तिहान में अपीयर हुए, उसके बाद रिजल्ट आया है। 8 अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट तक लगते हैं लोगों को इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो इस चीज में अगर आपको लगे रहना है कंटिन्यू, तो सबसे बड़ी चीज होती है आपका मोटिवेशन क्या है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, उनके पेरेंट्स, उनके असातिज़ा, आप स्टूडेंट से ये पूछिए वो करना क्या चाहते हैं जिंदगी में। सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, हर एक की अपनी ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन वो क्यों बनना चाहता है, उसके अंदर वो सलाहियत खुद से मौजूद है या आसपास के माहौल को देखकर वो उसकी तरफ राग़िब हो रहा है। कि जैसे इंजीनियरिंग का पिछले 15-20 साल से माहौल बना हुआ है कि हर कोई इंजीनियरिंग की तरफ ही जा रहा है, तो अगर ये खुद से करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, वरना उन्हें टटोलिए कि क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, क्यों करना चाहते हैं, उन्हें उस सिमत में आगे बढ़ाइए। एक मरतबा अपना रास्ता उन्होंने चुन लिया, अपने मकसद को सेट कर लिया, तो फिर उनको गाइडेंस करना भी आसान होता है और उस सिमत में उनकी रहनुमाई भी हो सकती है।